नमस्कार, स्वागत है दिन भर की बड़ी खबरों में। आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा परवीन। खबरों में आज बात होगी मदरसों को बंद कराने वालों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, झारखंड चुनाव में बीजेपी को नीतीश के झटके की, देखेंगे यूपी उपचुनाव से पहले कांग्रेस के बड़े कदम को, बहराइच हिंसा पर बदले बीजेपी के सुर को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे क्यों बिकने की कगार पर आ गया करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शंस। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के गांदरबल हमले पर राहुल का बयान, बोले देशद्रोह के खिलाफ लड़ाई में देश एकजुट। झारखंड में बीजेपी को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री लुइस मरांडी जेएमएम में होंगी शामिल। एनसीपी एसपी नेता अनिल देशमुख का बड़ा बयान, बोले महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं। वायनाड में कांग्रेस ने कसी कमर, प्रियंका गांधी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी सोनिया गांधी। राजनीति में डेब्यू कर रही है कांग्रेस महासचिव। राजस्थान उपचुनाव में सभी सीटों पर बगावत के हालात, बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौर बोले सब कंट्रोल हो जाएगा। और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों को बंद करने के आदेश पर कड़ी फटकार लगाते हुए इस पर रोक लगा दी है। दरअसल एनसीपीसीआरसी की तरफ से मदरसों को बंद कराने की सिफारिश की गई थी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूपी सरकार के आदेश पर भी रोक लगा दी गई है। तो क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मदरसों को लेकर चल रहे विवाद पर बड़ा फैसला लिया गया। सोमवार 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों को बंद करने को लेकर यूपी सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सभी छात्रों को सरकारी स्कूल में ट्रांसफर करने और मदरसों से गैर मुस्लिम छात्रों को हटाने के फैसले पर भी रोक लगा दी है। बता दें, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकार की इस आदेश के खिलाफ जमीयत उलमा-ए हिंद ने याचिका दायर की थी। उत्तर प्रदेश सरकार का यह आदेश राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर की रिपोर्ट पर आधारित था। इसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का पालन नहीं करने वाले मदरसों की मान्यता रद्द करने और सभी मदरसों की जांच करने को कहा गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि एनसीपीसीआर ने मदरसों को लेकर जो भी कहा उस पर रोक लगाई जाती है। साथ ही राज्य सरकारों के मदरसों को लेकर आदेशों पर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। बता दें, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि जब तक मदरसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम का अनुपालन नहीं करते, तब तक उन्हें दिया जाने वाला फंड बंद कर देना चाहिए। वहीं योगी सरकार के आदेश पर आई इस रिपोर्ट पर विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर अल्पसंख्यक संस्थानों को चुनिंदा तरीके से निशाना बनाने का आरोप लगाया था। इसके बाद एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कहा था कि उन्होंने कभी भी ऐसे मदरसों को बंद करने की मांग नहीं की थी, बल्कि उन्होंने सिफारिश की थी कि इन संस्थानों को दी जाने वाली सरकारी फंडिंग बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये गरीब मुस्लिम बच्चों को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। हालांकि इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए इस पर रोक लगा दी है। कई मदरसों को बंद कराया गया, नोटिस भेजे गए, चीफ सेक्रेटरी की तरफ से तमाम जिला अधिकारियों को लेटर इशू किया गया। उसी को लेकर के जमीयत उलमा-ए हिंद ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, और आज सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम नोटिस पर स्टे कर दिया है, फिलहाल रोक दिया है। आगे कोई भी प्रोसेस स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी इस संबंध में। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं जीत की चाह लिए बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन बीजेपी के लिए ये राह उतनी भी आसान नहीं लग रही। एक तरफ जहां लिस्ट सामने आते ही बीजेपी में भगदड़ मच गई, तो वहीं दूसरी तरफ सीट बंटवारे से असहमत नीतीश कुमार ने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया है। तो झारखंड में क्या है बीजेपी की नई टेंशन, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। एनडीए की तरफ से झारखंड में सीटों का बंटवारा हो चुका है। बीजेपी जहां 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो झारखंड युवा शक्ति को 10 सीट दे दी गई है। लेकिन बिहार में बड़े भाई की भूमिका निभाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को मात्र 2 सीट दी गई है, और मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान को सिर्फ 1 ही सीट मिली है। ऐसे में खबर सामने आ रही है कि झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार के एक दाव ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल रविवार 20 अक्टूबर को एक बैठक में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि जेडीयू को कुछ और सीटें मिलनी चाहिए। ऐसे में जेडीयू के इस कदम ने मोदी और शाह की टेंशन को बढ़ा दिया है। बता दें, चुनाव से पहले झारखंड के जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने बिहार में हुई बैठक के दौरान कहा था कि हम लोग एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कम से कम 11 सीट हम लोग लेंगे। ऐसे में जेडीयू को मिली 11 सीटों ने झारखंड में बीजेपी के प्लान को फेल करते हुए बड़ा झटका दे दिया है। ऐसे में 2 सीट मिलने पर कहीं न कहीं बिहार जेडीयू में नाराजगी दिख रही है।
हालांकि कोई भी नेता खुलकर बोलने से परहेज कर रहा है। बता दें, पहले ही एनडीए और जेडीयू में लोकसभा चुनाव के बाद से मतभेद देखने को मिल रहे हैं। वहीं बार बार ये खबरें सामने आ रही हैं कि एनडीए में नीतीश कुमार को साइड करने की योजनाएं चल रही है। हालांकि नीतीश कुमार अपनी रणनीति से बिहार की सत्ता में बरकरार रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कहा जा रहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में भी एनडीए और जेडीयू के बीच जबरदस्त रार देखने को मिलेगी। वहीं भाजपा को एक और झटका पुराने कार्यकर्ताओं से मिल रहा है, जो लिस्ट जारी होने के बाद एक एक करके पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। सरायकेला विधानसभा से बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी गणेश महली ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। वो झामुमो के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि अब पार्टी पहले वाली बीजेपी नहीं रही। गणेश महली के अलावा पोटका विधानसभा से पूर्व विधायक मेनका सरदार ने भी बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। वहीं इस्तीफे के बाद गणेश महली ने कहा कि बीजेपी अब पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने चंपई सोरेन पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने दिल्ली जाकर राह में रोड़ा अटकाया है। इसका आने वाले दिनों में परिणाम जरूर दिखेगा। बता दें कि प्रदेश में 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होने, पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर और दूसरे चरण में 38 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। वहीं नतीजे 23 नवंबर को जारी किए जाएंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक के बाद एक बड़े झटके बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए चुनाव आसान नहीं होने वाले। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां चरम पर है। यूपी उपचुनाव जहां बीजेपी के लिए साख का सवाल बन गया है, तो वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच एक गंभीर मुद्दा बन गया है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट शेयरिंग को लेकर पेच नहीं सुलझ सका है। ऐसे में अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि उपचुनाव में सीट बंटवारे से नाराज कांग्रेस चुनाव न लड़ने को लेकर ऐलान करने वाली है। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए सीटों का बंटवारा एक गंभीर मुद्दा बन गया है। 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 2 सीट ऑफर की है। हालांकि कांग्रेस इससे नाखुश नजर आ रही है। इसके पीछे वजह ये भी बताई जा रही है कि जिन 2 सीटों पर कांग्रेस को टिकट दिया गया है, उन दोनों सीटों पर बीजेपी की पकड़ दूसरी पार्टियों से ज्यादा मजबूत है। ऐसे में खबर सामने आ रही है कि सीट बंटवारे से नाराज कांग्रेस उपचुनाव लड़ने से मना कर सकती है। बता दें, समाजवादी पार्टी ने 10 में से 7 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है और 8वीं सीट कुंदरकी पर भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए गाजियाबाद, सदर और अलीगढ़ की खैर विधानसभा छोड़ी है, जिसको लेकर कांग्रेस और सपा के बीच तनातनी बनी हुई है। इसके पीछे की वजह है, गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी सिर्फ एक बार 2004 में जीत हासिल कर पाई है, वो भी तब जब उसकी सत्ता में उपचुनाव हुए, जबकि कांग्रेस यहां आखिरी बार 22 साल पहले जीती थी। इसी तरह अलीगढ़ की खैर सीट पर भी कांग्रेस 40 साल से नहीं जीती है। 2022 में कांग्रेस की मोनिका को सिर्फ 1514 वोट मिले, जबकि भाजपा के अनूप वाल्मीकि को 1,39,000 से ज्यादा वोट मिले थे। यही हाल सपा का है। सपा इस सीट पर पिछले 5 चुनावों में खाता नहीं खोल सकी। यहाँ 2 बार रालोद और 3 बार भाजपा ने जीत दर्ज की। सपा का प्रदर्शन यहाँ हमेशा निराशाजनक रहा है। ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच बात बनने के बजाय बिगड़ती हुई नजर आ रही है। बता दें, कांग्रेस ने यूपी उपचुनाव के लिए 5 सीटों का प्रस्ताव केंद्रीय नेतृत्व को भेजा था, जिन पर 2022 में सपा नहीं जीती थी। इसमें मीरापुर की भी सीट शामिल थी, जहां 2022 में सपा रालोद का गठबंधन था, जो कि बाद में टूट गया और रालोद भाजपा के साथ चली गई। इसके अलावा मुजवा, फूलपुर, गाजियाबाद और खैर सीट पर कांग्रेस ने दावेदारी पेश की। सपा का मानना है कि मीरापुर में सपा गठबंधन की जीत हुई थी। वहीं मुजवा और फूलपुर में न सिर्फ सपा मजबूती के साथ लड़ी, बल्कि कांग्रेस की पोजीशन काफी खराब रही थी। सपा नेताओं का मानना है कि इन दोनों सीटों पर वो जीत हासिल कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और पार्टी नेता आराधना मिश्रा की टीम सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बहराइच हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की मौत को लेकर गोदी मीडिया से लेकर भाजपा नेताओं, मंत्री और कार्यकर्ताओं ने तमाम तरह की बर्बरता के दावे किए। हालांकि बहराइच पुलिस की तरफ से इन सभी दावों को फर्जी बताते हुए खारिज कर दिया गया, जिसके बाद इस मामले पर हर कोई पलटी मारता हुआ दिखाई देने लगा। वहीं अब इस बीच में भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने भी बहराइच हिंसा पर पलटी मारते हुए माफी मांग ली है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा अपने एक बयान के बाद एक बार फिर चर्चा में आ गई है। दरअसल नुपुर शर्मा ने एक कार्यक्रम में बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की मौत को लेकर एक बयान दिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
लेकिन जैसे ही बहराइच हिंसा पर यूपी की कानून व्यवस्था और प्रशासन की लापरवाही सामने आई, तब गोदी मीडिया और भाजपा के आईटी सेल का भी पर्दाफाश हो गया। ऐसे में बहराइच हिंसा पर दिए अपने बयान पर नुपुर शर्मा ने माफी मांग ली है। सड़कों पे 35 गोलियां, नखून उखाड़ दिए, पेट फाड़ दिया, आंख निकाल दी। क्यों? दोबारा पूछूंगी, क्या झंडा हटाने के लिए हमारे देश का कानून किसी की निर्मम हत्या करने की अनुमति देता है क्या? ये बहुत आम बात हो रही है। अपने से आगे सोचना पड़ेगा। देश के बारे में सोचिए, पहला। सनातन समाज के बारे में सोचिए, दूसरा। बहुत लोग घूमते फिर रहे हैं गलियों में कहते हुए कि सनातन को डेट। बता दें कि बुलंदशहर में आयोजित एक ब्राह्मण सभा को संबोधित करते हुए नुपुर शर्मा ने दावा किया था कि रामगोपाल को बेहद क्रूरता से मारा गया था, जिससे विवाद खड़ा हो गया। इस बयान के बाद नुपुर शर्मा ने अपने इस दावे पर माफी मांग ली है। भाजपा नेता ने ये स्वीकार करते हुए कहा है कि उन्होंने जो सुना था वही कहा था और उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट की स्पष्टता के बारे में जानकारी नहीं थी। नुपुर शर्मा ने एक्स पर लिखा, दिवंगत रामगोपाल मिश्रा जी के बारे में जो मैंने मीडिया में सुना था वो मैंने दोहराया। मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के स्पष्टीकरण के बारे में नहीं पता था। मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ और क्षमा मांगती हूँ। दरअसल दावा किया जा रहा था कि रामगोपाल मिश्रा की हत्या से पहले उसके साथ जमकर बर्बरता की गई थी, लेकिन बहराइच पुलिस की तरफ से इन दावों को खारिज कर दिया गया। पुलिस ने बाकायदा अपील जारी करते हुए कहा कि मृतक को लेकर सोशल मीडिया पर जिस तरह की प्रताड़ना की बात फैलाई जा रही है वो पूरी तरह से गलत है। मृतक की मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ गोली लगना सामने आया है। बता दें कि बहराइच में 13 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो समुदाय में सांप्रदायिक तनाव हुआ, जिसके बाद कई इलाकों में हुए बवाल के दौरान रामगोपाल मिश्रा की गोली लगने से मौत हो गई थी। इसके बाद इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजियां भी सामने आ रही थी। बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा की आग अभी शांत भी नहीं हुई थी कि यूपी के मुजफ्फरनगर में शनिवार की रात तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला। यहाँ एक सोशल मीडिया पोस्ट में पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। अब ऐसे में जहाँ एक तरफ यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे, तो वहीं सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कौन सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की कोशिश में लगा हुआ है। अब इस मामले में पुलिस ने 700 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे में शनिवार 19 अक्टूबर की रात हंगामा हो गया। दरअसल ये हंगामा एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुआ, जिसमें मुस्लिम समुदाय के खिलाफ सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। इसके बाद देर रात मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए और पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई टिप्पणी पर हंगामा करने लगे। खबर की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और वहां पहुंचकर गुस्साए लोगों को शांत कराने की कोशिश की गई। हालांकि जब विरोध बढ़ने लगा तो पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस ने इस मामले को लेकर 700 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। ये मुकदमा उपद्रव, बलवा और पत्थरबाजी, रोड जाम को लेकर किया गया है। बता दें, कस्बा निवासी निखिल त्यागी के सोशल मीडिया पर धार्मिक टिप्पणी करने से नाराज मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद ये अफवाह फैलाई गई कि पैगंबर मोहम्मद को अपशब्द कहने वाले आरोपी को छोड़ दिया गया है, जिसके बाद हालात बिगड़े और पुलिस ने 700 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। इसी के साथ जनपद में उपचुनाव की वजह से धारा 144 को लागू कर दिया गया है। लेकिन ऐसे में सवाल वही उठ रहे हैं कि यूपी में उपचुनाव से पहले माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। बहराइच हिंसा में नाकाम साबित हुई यूपी की कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। बॉलीवुड के मशहूर निर्माता और निर्देशक करण जौहर ने अपनी धर्मा प्रोडक्शंस की आधी हिस्सेदारी बेचने का फैसला कर लिया है और बताया जा रहा है कि उसके लिए डील भी हो गई है, जो कि 1000 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। लेकिन ऐसे में चर्चाएं इस बात की हो रही है कि आखिर क्यों करण जौहर को ये फैसला लेना पड़ा है। तो कौन है करण जौहर का हिस्सेदार और क्या सच्चाई है धर्मा प्रोडक्शंस को बेचने के पीछे, देखिए इस रिपोर्ट में। करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस को लेकर हुई डील को भारतीय सिनेमा के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी डील बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने फिल्म निर्माता करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस कंपनी की हिस्सेदारी खरीद ली है। बताया जा रहा है कि धर्मा प्रोडक्शंस की 50% हिस्सेदारी खरीदकर पूनावाला ने 1000 करोड़ रुपए में ये डील डन कर ली है। कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम और माय नेम इज खान जैसी कई तमाम हिट फिल्में देने वाले करण जौहर ने 1000 करोड़ रुपए में धर्मा प्रोडक्शंस में हिस्सेदारी बेच दी है।
धर्मा प्रोडक्शंस को 1979 में यश जौहर ने स्थापित किया था। हालांकि 2004 में उनकी मौत के बाद उनके बेटे करण जौहर ने इसको अपने हाथों में ले लिया। करण जौहर ने कई हिट फिल्मों के साथ धर्मा प्रोडक्शंस को खूब बुलंदियों पर पहुंचाया है, लेकिन धर्मा प्रोडक्शंस को लिए गए एक फैसले ने कुछ सवालों को खड़ा कर दिया है कि क्यों धर्मा प्रोडक्शंस बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। दरअसल ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ समय से धर्मा प्रोडक्शंस की बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप साबित हुई है। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र, रोकी रानी की प्रेम कहानी पर कॉर्पोरेट बुकिंग्स के आरोप भी लगे थे। बता दें, कल्ट क्लासिक और आइकॉनिक फिल्में और नए नए बदलावों पर आधारित धर्मा प्रोडक्शंस अपनी एक पहचान बनाकर रखे हुए था, लेकिन पिछले कुछ समय से धर्मा प्रोडक्शंस में एक के बाद एक फ्लॉप फिल्मों की वजह से करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस को बड़ा झटका लगा है और यही वजह है कि करण जौहर को 50% हिस्सेदारी को बेचना पड़ा। इसी के साथ धर्मा प्रोडक्शंस के बर्बादी के पीछे भारतीय सिनेमा में फैले नेपोटिज्म को भी माना जा रहा है, जिसमें करण जौहर का नाम सबसे ऊपर रखा जाता है। ऐसे में करण जौहर को अपना डूबता करियर बचाने के लिए आधार पूनावाला का साथ लेना पड़ा। बता दें, आधार पूनावाला एक भारतीय उद्यमी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ है, जो दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है, जिन्हें वैक्सीन मैन के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल अब इनकी नई पहचान एंटरटेनमेंट की दुनिया में होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।